नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, चुनाव क्या मतगणना के बाद जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरीके से वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उनके दफ्तरों, उनके लोगों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं, बिल्कुल अराजकता वाली स्थिति वहां पर दिखाई पड़ रही है। सेंट्रल फोर्सेस वहां पर हैं और उससे पहले ही कहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये 2 महीने तक चुनाव के बाद भी रहेंगी। लेकिन वो सेंट्रल फोर्सेस कर क्या रही हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है, वहां के तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। बिल्कुल अराजकता वाली स्थिति इस समय दिखाई पड़ रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। खबर है कि 400 से ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस के छोटे और बड़े दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर बुलडोज़र चलाए गए हैं, वहाँ पर तहस नहस कर दिए गए हैं, इस तरह की। और कई लोगों के जान जाने की भी खबरें हैं। यानी पूरी तरीके से स्थिति वहाँ पर नियंत्रण से बाहर दिखाई पड़ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से वहाँ आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति का सामना किया जाए और जो लोग इस तरह से करने वाले हैं, यानी जो अराजकता पैदा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कार्रवाई की खबरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसी परिवर्तन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन मतगणना का परिणाम आया है, जिस दिन चुनाव के परिणाम आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या जो हमने कहा कि इसी परिवर्तन की कामना कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कार्यक्रम में आपका। बड़ा वही अखबारों की हेडलाइन थी, उन्होंने जो अपना बयान दिया था कि यहाँ हमें बदलाव करना है, बदला नहीं लेना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बदला लेने वाला है, शायद यही बदलाव वहाँ के लोग कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं की ओर से, पार्टी के नेताओं से यही आदेश दिया गया है। क्योंकि ऐसा ना होता तो ये पिछले 2 दिन से ये हिंसा जारी है वहाँ पर, कम से कम अब तो रुकी होती, किसी बड़े नेता ने कोई ऐसी अपील तो की होती। असल में समीर जी, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बात को समझने में गलती कर गए। उन्होंने कहा था बदलाव, जी, बदला नहीं बदलाव। बदलाव किस चीज का? कि जैसा लेफ्ट के जमाने में और टीएमसी के जमाने में होता था, हम उससे डबल करके दिखाएंगे, ये बदलाव होगा। बदलाव रिवेंज में होगा और ऐसा रिवेंज में होगा कि महिला को रस्सी से बांध के और पूरी भीड़ पीछे चलेगी और भीड़ के आगे एक व्यक्ति उसे रस्सी से बांधते हुए जाएगा और माननीय मोदी जी का फेस मास्क लगा के चलेगा। मतलब ये अब बदतर स्थिति होगी। अच्छा, एक और मैसेज जो समझने में आप और मैं गलती कर गए जी, ये आपको भी एक मैसेज है, मुझे भी मैसेज है, पंजाब के लोगों को मैसेज है, यूपी के लोगों को मैसेज है। ये बेटा, जो इलेक्शन के पहले तुम लोग उछलते रहते हो ना, पोलिंग एजेंट बन जाते हो, काउंटिंग एजेंट बन जाते हो, और जाके अपने हमारे अपोजिशन पार्टीज को जाके उनकी कन्विंसिंग करते हो, उनका प्रोपेगेंडा चलाते हो। तुमने देख लिया ना, बंगाल के अंदर जीतने की हमारी कोई चांस नहीं थी, लेकिन हमने चुनाव जीत लिया और उसके बाद उनके मकान और उनके घर में आग लगा रहे हैं। तो बेटा तुम लोग भी समझ जाओ, यूपी वालों भी समझ जाओ, पंजाब वाले भी समझ जाओ, जितने बाकी 7 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर तुम विपक्षी दलों के साथ खड़े दिखाई पड़े तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये अखिलेश यादव को भी मैसेज है, ये जो यहाँ के अपने पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको भी मैसेज है। अब ये लोग समझ गए तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। देखिए, एक ही मुद्दे पे आज के तारीख में सारी सुई अटकी हुई है। अभिषेक बनर्जी ने बड़ी क्लियरली कह दिया जी, हम मानने को तैयार है, हम इलेक्शन हार गए, हम मान लेंगे जनमत हमारे खिलाफ था, हाथ जोड़ के जनता के निर्णय को मान लेंगे। हमारा केवल एक निवेदन है, ये अभिषेक बनर्जी ने कहा जी। उन्होंने कहा कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जो है पब्लिक कर दिए जाए, हमको दिखा दिए जाए। अच्छा, जब सीसीटीवी फुटेज आप क्यों लेते हैं भाई? मेरे घर में भी सीसीटीवी लगा हुआ है जी। आप सीसीटीवी रखते क्यों हैं? हम इसलिए रखते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ हो जाए तो हम ये देखें कि यार कौन आया था, कब आया था, किस समय आया था, किस समय गया, किस, और फिर हम पुलिस को मदद करेंगे कि भाई आके पकड़ लो। भाई इसीलिए तो जो चुनाव आयोग है वहां पे सीसीटीवी लगाया था। तो अभिषेक बनर्जी, अच्छा इधर एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है,
कि ममता बनर्जी ने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा, जिसको लेना हो मेरे पास आके रिजिग्नेशन ले जाए। अच्छा ये भी बात बिल्कुल पक्की है, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह जाएंगी, नई विधानसभा गठित हो जाएगी। लेकिन संवैधानिक संकट तो पैदा हो गया हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कि चुनाव के बाद भी रिजिग्नेशन, क्योंकि वो कह रही है जनमत में हारी नहीं, और अगर मैं मान जाता हूं कि मैं हारी, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। अच्छा पूरा विश्व इसको देख रहा है, अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी, भाई सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या, पहले तो तुमने कह दिया था जो तुम्हारा ही नियम था, चुनाव आयोग का ही नियम था जी, ये पोलिंग बूथ पे भी सीसीटीवी फुटेज होती है, वो दिखा दीजिए। अरे नहीं, वो कैसे दिखा देंगे, औरतें आती हैं, औरतों को कैसे, अरे यार औरतें आजकल हिंदुस्तान में 90% औरतें जो है बिना घूंघट के घूमती हैं। अरे यार उनकी, और अगर वो वोट देने गई पाप करने थोड़ी गई, पुरुष अगर वोट देने गया तो पाप करने थोड़ी गया, वोट देने गया ना, उसने तो देश के लोकतंत्र की मदद की है, उसकी फोटो दिखा दीजिए, मेरी दिखा दीजिए, मुझे तो गर्व होगा अगर मैं वोट देने गया हूं, इसका मैंने भारत के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो मैंने पूरा किया। महिलाएं से बुरा क्यों है? अच्छा चलिए काउंटिंग सेंटर में, भाई अगर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ममता बनर्जी, अच्छा अभिषेक बनर्जी ने एक और बड़ा आरोप लगाया जी, इसकी भी पुष्टि होना आवश्यक है कि हमारे काउंटिंग एजेंट्स ने बताया कि जिस ईवीएम में पोलिंग हुई थी और जिसमें काउंटिंग हुई वो अलग अलग ईवीएम है, उनके सीरियल नंबर अलग हैं। अगर सीरियल, अच्छा अब इसकी सुनवाई कौन करेगा? अब सुनवाई तो की नहीं। अच्छा फिर 12 बजे से 6 बजे के बीच में आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार पीट के भगा दिया गया। तो ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग भेजे गए थे वहां पर, हम आप गलत समझ गए कि वो इसलिए भेजे गए कि शांति स्थापित करें, वो इसलिए भेजे गए थे कि इलेक्शन में जब बीजेपी जीत जाएगी, उन्हें पता था बीजेपी जीतेगी, ये मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने पूरी व्यवस्था कर दी थी। आसाम में जो भी जीतेगा कांग्रेस की तरफ से मुसलमान होगा और हमारी तरफ से हिंदू होगा, फिर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात की जाएगी। तो ये सेंट्रल फोर्स इसलिए भेजी गई थी कि चुनाव के बाद जब बीजेपी वाले टीएमसी के कार्यालयों को जलाएं और उन्हें मारें पीटें तो कोई व्यवधान पैदा ना हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए? टीएमसी वालों को नहीं, बीजेपी वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ वहां पे थी। आपको एक और खबर मिली होगी, पंजाब के अंदर 2 छोटे छोटे विस्फोट हो गए हैं जी, एक जलंधर में हुआ है, एक और हुआ है अमृतसर में। अब आप ये बताइए, सारी की सारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस तो आपकी बैठी हुई है बंगाल में, और ये मैं चिंता व्यक्त कर रहा था, मैं भारत के प्रति ये चिंता व्यक्त कर रहा था कि आपका पूरा बॉर्डर आपने छोड़ दिया है केवल बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए और टीएमसी वालों को पीटने के लिए। बिल्कुल, आपकी पुलिस है, आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आर्मी है या पुलिस है? भाई आर्मी हाईएस्ट लेवल है, फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, फिर पुलिस है। पुलिस तो मुकाबला नहीं कर सकती ना पाकिस्तानी बदमाशों का और चीन के बदमाशों का, उसके लिए तो आर्मी चाहिए, आर्मी के बाद सीआरपीएफ चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस चाहिए, बीएसएफ चाहिए, उनको आपने लगा दिया है बंगाल में। तो चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो पंजाब में 2 विस्फोट से आपको समझ में नहीं आ रहा? और इस शैतान, मैं चेतावनी दे रहा हूं, इस शैतानी कर सकते हैं पाकिस्तान चीन जी, ये ऐसा समय है, वो देख रहे हैं कि देश के अंदर जो है पूरा ये इस बात पे सारा हमारा डिस्कशन चल रहा है। हाँ, पूरा जोर लगा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे जीतना है, पूरा जोर तो लगा हुआ है सरकार का, पूरी फोर्स वहां लगी है। कह भी रहे थे परसों हम लोगों ने, कल या परसों ही अभी संजय सिंह का बयान था कि 50,000 लोगों को तो अमेरिका ने तैनात किया है ईरान में लड़ाई के लिए, हमारे यहाँ 2.5 लाख फोर्सेस जो है भेज दी गई हैं केवल पश्चिम बंगाल में एक राज्य से चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि बीजेपी के लिए ये युद्ध से भी ज़्यादा बड़ा मसला क्यों था। अब दिखाई पड़ रहा है कि आखिर वहां पर चूंकि पूरा का पूरा वोट जिस तरीके से कैप्चर किया गया है, जो आरोप लग रहे हैं और जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, उसके बाद लोगों को कैसे वोटिंग करने से भी रोकने की पूरी कोशिश की गई, किस तरीके से क्या कुछ वहाँ सेंट्रल फोर्सेस ने क्या किया है, जो ऑब्जर्वर्स पुलिस गई थी, ऑफिसर्स गए थे, उन्होंने क्या किया, और उसके बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं कि सीधे सीधे घर जला दिए जा रहे हैं, दफ्तर जला दिए जा रहे हैं, मार दिया जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, पीछे पूरा एक मॉब चल रहा है जो पीटे दे रहा है लोगों को, कार्यकर्ताओं को, केवल इसलिए कि वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता है ये, और इसको पूरी स्थानीय पुलिस से लेकर और जो पैरामिलिट्री है सारे लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, मैं तो समीर जी ये कहूंगा, हमारे देश का विपक्ष नपुंसक है, इसमें दम नहीं है, ये अकर्मण्य है और इसी सजा के योग्य है। हम आप बिना बात के लिए बेहाल हो रहे हैं, हम बिना बात के लिए अपना खून जला रहे हैं, हम बिना बात के लिए इनसे कह रहे हैं कि महाराज सड़क पे आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, गांधीवादी आंदोलन चलाओ। ये कब तक सुनते रहेंगे कि बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई? हमें पता है बेईमानी हो गई। हाँ।
मैं संजय सिंह की बड़ी इज्जत करता था आज तक, बड़े प्रबल प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं। जब उनसे पूछा कि अब ये बंगाल में हो गया, पंजाब में भी हो जाएगा, अरे नहीं, पंजाब में हम अलग जगह देंगे, हम गांव गांव जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, बीजेपी को घुसने नहीं। अरे मूर्ख महाराज, अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। अभी भी हवा में उड़ रहे हैं जी। हाँ। वो अखिलेश यादव भी पीडीए है, पीडीए, अरे यार तुम्हारा पीडीए फुर्र हो जाएगा, 40 सीट पे रह जाओगे, तुम्हारी भी सुरक्षा हटा ली जाएगी, तुम्हें भी, अभी तो ममता बनर्जी को लाइट बंद करके पीटा गया, तुम्हें भी पीटा जाएगा। सचेत हो जाओ और जनता की आवाज सुन लो। जनता तुमसे ज्यादा व्यग्र है, जैसे कहते हैं केतली से ज्यादा चाय गर्म है जी। यहाँ उन्हें जो वो हैं मुद्दाई हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, हम लोग ज्यादा परेशान हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। भाई हम तो तब भी परेशान थे जब इमरजेंसी लगी थी, आज पर हमारे तो जीवन में लिखा हुआ है परेशान होना अपने भारत माता के लिए। अच्छा, इन विपक्षी दलों को भी कोई लेना देना नहीं है। वो संजय सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं घुसने देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा पीडीए चलेगा। और खैर चलिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा, कह तो ममता बनर्जी भी यही रही थी ना कि कुछ नहीं होगा, वहां उनके जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये कर देंगे, वो कर दे। अरे भाई, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही एक मल्टी लेवल की स्ट्रेटजी पर चल रहा है, वो मल्टी फोरम पर चल रहा है, आप उससे कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो केवल यही नहीं है कि आप चुनावी राजनीति जैसे होती है उसी तरीके से, और आप ही का ये आरोप भी है जब से एसआईआर को लागू किया गया, एसआईआर की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है कि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब वहाँ अगर ये वास्तव में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये देश के लिए कितनी घातक हैं। एक तरफ लोकतंत्र का एग्जिस्टेंस जो है वो दांव पर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ ये अराजकता कि एक अगर जीती हुई पार्टी है वो हारी हुई पार्टी के लोगों को किस तरीके से वो मार रही है, पीट रही है। कहाँ किधर जा रहे हैं हम लोग? समीर जी, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही, अभी भी आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। यह सब देखने के बावजूद आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप मानने को तैयार नहीं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही आ गई है। नहीं, खत्म हो गया है। नहीं, सुनिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा हो सकता है मतभेद मेरा हो, मैं नहीं मान सकता हूँ कि खत्म हो गया है। खत्म करने की कोशिश जरूर की जा रही है। खत्म हो गया है नहीं, अब कैसा लोकतंत्र है मिश्रा जी, कैसा लोकतंत्र है कि बंगाल के अंदर आप 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से काट दें और सुप्रीम कोर्ट में जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहे कि अगले इलेक्शन में वोट दे देंगे। अच्छा, 27 लाख हो गया, उसके बाद ट्राइब्यूनल बना दिए गए, ट्राइब्यूनल में लोगों को घुसने नहीं दिया गया फिजिकल फॉर्म में, कहा ऑनलाइन करो। उसमें से जितने लोगों को किया उसमें 98% लोग सही पाए गए, उनको वोट देने का अधिकार मिला। इसका मतलब अगर 2000 में से 90% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, 27 से 25 लाख लोगों को वोट मिलने का अधिकार होता, 7 लाख लोगों को ऐड कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान से ट्रेनें भर भर के भेजी गई, दिखा के भेजी गई। और आपको एक नई खबर और मिली होगी, अजय पाल शर्मा को डेपुटेशन में 5 साल के लिए बंगाल भेज दिया गया है। देखिए, कोई आप गलतफहमी में रहिए मिश्रा जी, लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र नहीं है। ये होता है लोकतंत्र का मतलब, ये होता है लोकतंत्र का मतलब, ये होता है कि आप विपक्षी महिला जो आज भी चीफ मिनिस्टर है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसकी पिटाई करें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये खत्म हो गया है और खतरे में है, दोनों में बड़ा फर्क है। और बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, मैं मान रहा हूं कि इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसीलिए तो बात हो रही है और लड़ाई हो रही है और लड़ने की बात हो रही है कि ज़मीन पर उतरकर इसके लिए लड़ना होगा। और लड़ने वाला अधिकार तो कम से कम अभी दिखाई पड़ रहा है कि ये बचा हुआ है। जिस दिन लड़ने वाला अधिकार भी खत्म हो जाएगा, यानी जो लड़ने के लिए उतरेंगे, जब उनको भी मार मार के जेल में पहुंचा दिया जाएगा, तब हम भी आप यहां बैठकर घोषणा कर देंगे कि आप खत्म हो गया है। लेकिन अभी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि खत्म है, हुआ है। हाँ, जरूर वो खतरे में दिखाई पड़ रहा है, और जो चीजें आप बता रहे हैं ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये बिल्कुल मैं स्वीकार कर रहा हूं और देख भी रहा हूं। स्वीकार क्या करना हो तो पूरे देश की जनता स्वीकार कर रही है, यहां तक कि जो लोग उस तंत्र के जरिए चुनाव जीते हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम नहीं जीत सकते थे। लेकिन चुनाव जीते हैं तो हमारे और आपकी तरह टीवी चैनल पर आकर इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, वो उनकी मजबूरी है। पर जो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, अब ये भी है कि अगर हम इसको मान लें कि ख़त्म हो चुका है, तब फिर क्या किया जाए? आगे कोई रास्ता तो होगा ही ना। नहीं मिश्रा जी, ये बताइए, जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब मैं वहां पहुंची तो लाइट को बंद कर दिया गया जी,
लाइट बंद करके मेरी पिटाई हुई, मेरे कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, उन्हें मारपीट के बाहर भगा दिया गया। और मैं समझती थी कि अगर मैं वहां रह जाती तो मुझे मार देते। ये ममता बनर्जी ने कहा है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप ये बताइए कि जब इस तरह की स्थिति एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हो सकती है, तो हमारी आपकी औकात क्या है? अच्छा, उसके बाद फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक की तरह बनी हुई देख रहे, बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, बुलडोजर से ऑफिसेस तोड़े जा रहे हैं जी। अरे किस आधार पे वो तोड़ रहे हो भाई? अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए नोटिस दो, वरना ये अधिकार किसने दिया किसी को कि जो किसी की बिल्डिंग है उसको आग लगा दो और किसको जला दो? तो देखिए, आप मिश्रा जी मानते होंगे लोकतंत्र, बाकी मैं तो नहीं मानता। अच्छा, ये भी आप कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे तब मानेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया? मतलब छोटे मोटे नेता जेल भेजे जाए, मारे जाए, पीटे जाए, उससे परेशानी नहीं है आपको? नहीं नहीं यार, देखिए अब फिर वही मैं बात कहूंगा कि खत्म हो जाना और खतरे में आना दोनों में अंतर है। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर खत्म हो गया है तो फिर क्या है, रास्ता कुछ अब इसका मतलब बचा ही नहीं। अगर मैं रास्ता है, हाँ तो रास्ता अगर है तो खत्म नहीं हुआ है सर, खत्म। नहीं जी नहीं 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 नहीं, क्या आप समझते हैं अंग्रेजों के जमाने में लोकतंत्र था? नहीं नहीं, तब तो ये सिस्टम ही नहीं था ना, ये सिस्टम तो धीरे धीरे इसीलिए आया है। आज भी कौन सा है? आज भी कौन सा सिस्टम है? आज राज्यसभा के 10 सांसदों में 7 सांसद चले जाते हैं और वो सारे पूंजीपति, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों को टिकट देती है पैसा लेके, और फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए, वो कहने की बात है सिस्टम में, तो आज कौन सा लोकतंत्र है? आज क्या आपको, अब जैसे कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर नौकरियां नहीं मिलती थी, क्या यूपी और बिहार के अंदर नौकरियां मिलती हैं? दिल्ली में नौकरियां मिलती हैं क्या? जो दिल्ली के अंदर लोगों की झुग्गी झोपड़ी और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वहां पे बंगाल में आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। मैं जो पहले भी निवेदन कर रहा था कि पटरी में बैठे वाले लोगों को ना उजाड़ा जाए, उजाड़ना शुरू कर दिया है जी। उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लाखों करोड़ों लोग कलकत्ता में ऐसे हैं जो सड़क किनारे बेचारे अपना जीवन यापन करते हैं। क्या आप समझते हैं 3,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा? क्या आप समझते हैं मिलेगा? क्या आप समझते हैं जो ममता दीदी ने जो वहां पे उन्हें सुविधाएं दे रखी थी नहीं मिलेंगी? देखिए, समझते हैं वहां पे नौकरियां मिलेंगी? मेरे समझने न समझने से नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की जनता ने समझा है, उसने वोट दिया है, तो अब जब समझा है, नहीं, अगर आप समझ रहे हैं समझा है, इसका माने आप वोट चोरी को नहीं मान रहे। बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने समझा है, वोट दिया है, और अब इस वोट के एवज में जब उनके द्वारा चुनी हुई सरकार अपने सारे वादे पूरे करेगी, फिर ये अगली बार देखने को मिलेगा ना कि क्या कुछ हुआ है। आपकी उस बात से तो जी मेरा आपका मतभेद है। आप कह रहे हैं वोट दिया है, मैं कह रहा हूं वोट नहीं दिया है। अरे मैं ये कह रहा हूं, मैं वोट नहीं दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां की जनता को तो यही लग रहा होगा ना। अब देख, नहीं लग रहा है। नहीं, मैं कल आपको बता रहा था, आपके उसमें बता रहा था, जो शाम को डिस्कशन होता है न्यूज पॉइंट में, एक व्यक्ति इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद, एक लड़का 26-27 साल का खुलेआम चैलेंज कर रहा है उस पे चैनल में। वो कह रहा है कि एक बड़े मैदान में एक बार शुभेंदु अधिकारी खड़े हो जाए, एक बार ममता बनर्जी खड़ी हो जाए। कल आपने जिक्र किया था इसका जी। में जहां पे शुभेंदु अधिकारी जीते हैं 17,000 वोट से, ये कहा जाए कि जो शुभेंदु अधिकारी के साथ है इधर खड़े हो जाए और जो ममता बनर्जी के साथ इधर खड़े हो जाए। 2 लाख आदमी ममता बनर्जी के साथ होगा, 2,000 आदमी इधर नहीं खड़ा होगा। वो व्यक्ति हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, उसे कोई दंड नहीं मिलता है उत्तेजना फैलाने के लिए देश के अंदर। वो 50-50 हजार से 2 सीट जीत जाता है, और जब वो जीतता है यूं विक्ट्री साइन मनाता है, उसके पीछे एक आदमी नहीं खड़ा मिलता है। देखिए, लोकतंत्र भी खत्म हो गया है और बंगाल की जनता ने वोट भी नहीं दिया है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं इस पर दृढ़ संकल्प हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन रास्ता है, अंग्रेजों के खिलाफ जब रास्ता हो सकता है, मुगलों के खिलाफ रास्ता हो सकता है, तो ये तो हमारे ही भाई बहन है ना। ये दूसरी बातें भटके हुए हैं, हम असली सनातनी है, फर्जी सनातनी है, वो अंतर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे अपने ही लोग तो हैं, हमारे परिवार के लोग तो हैं। मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, लेकिन सबके रिश्तेदार, सबके बाल बच्चे जो है अमेरिका में और कुवैत और दुबई में और जर्मनी में रह रहे हैं। अपने परिवार के बच्चों को तो भेजेंगे क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, और अपने देश के मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, और ये सोचेंगे कि मुसलमान देशों से इसका रिएक्शन कभी नहीं होगा। देखिए, सीधी सी बात है, रास्ता है, और इसीलिए मैंने फेसबुक में पोस्ट डाला है। आज मैंने डाला है पोस्ट, विपक्षी दल के नेताओं या तो एकजुट होकर सड़क पे उतर आओ गांधीवादी आंदोलन चलाने के लिए, वरना भाड़ में जाओ। देखिए, मेरे को विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
बिल्कुल शुद्ध गैर राजनीतिक आदमी हूं मैं। इंदिरा गांधी का भी विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूं। किस चीज का विरोध कर रहा हूं? मैं केवल बेटा हूं भारत माता का। मुझे प्यार है अपनी भारत माता से। मुझे किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है और भारत माता के लिए चिंतित हूं। एकता अखंडता खतरे में है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरे सारे विपक्षी दल, अगर राहुल गांधी, और मैं एक आध महीने में इन लोगों को गरियाने लगूंगा, मैं ये भी कह रहा हूं, मैं बहुत दिन इंतजार नहीं करूंगा, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद ये कोई उम्मीद है, मैं कोई एंटी बीजेपी आदमी नहीं हूं, ना प्रो कांग्रेस आदमी हूं। मैं तो भैया इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को बचाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूं और भारत माता से प्यार करता हूं। इसलिए अगर 1 महीने तक एकजुट होकर ये लोग सड़क पे नहीं उतरे, हम चलेंगे इनके साथ, आंख मूंद के इनके साथ चलेंगे, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर ये लोग एसी रूम से नहीं निकलना चाहेंगे, अपनी कोठियों से नहीं निकलना चाहेंगे, अपनी फॉर्च्यूनर से नहीं निकलना चाहेंगे, भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनका विरोध करना शुरू कर दूंगा। एक चीज़ मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जो अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो 12 बजे से 6 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए जाएं, तो आपको लग रहा है ये दिखाए जाएंगे? चुनाव आयोग इतनी निष्पक्षता बरतेगा, दिखाएगा? यद्यपि निष्पक्षता जैसी चीज, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करना भी अब बड़ा अजीब सा लगता है कि उसके लिए कहा जाए कि हाँ नहीं दिखाएगा। नहीं, लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं इसी मुद्दे पे सड़क पे उतरो। हाँ भाई, चुनाव आयोग आपका नहीं सुन रहा, संवैधानिक संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, वो भी नहीं सुनेगा। नहीं, वो चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे तो जनता की अदालत में आओ ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जनता की अदालत। उसी ने तो बनाया है सब कुछ, हमारे ही पैसे से सब कुछ चल रहा है, सबकी तनख्वाहें जा रही है, सबकी पेंशन जा रही है। आओ सड़क पे, कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम हार मान लेते हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी को पूरे केंद्र और राज्य की सत्ता सौंप देंगे जी, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अब बताइए, ये क्या इसके लिए सड़क पे नहीं उतर सकते आप? ये क्यों जेन्युइन डिमांड नहीं है क्या? अरे हम तो चाहते हैं पारदर्शिता हो। अगर वहां निकला सीसीटीवी फुटेज में कि अभिषेक बनर्जी झूठ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हमें कौन सा ठेका ले रखा है हमने उनका साथ देने का? बिल्कुल, और क्या निकला? हाँ, लेकिन सच निकला तो फिर वही तो, दूध का दूध पानी का पानी। अगर चुनाव आयोग उसको छिपा रहा है, और छिपा रहा है क्योंकि अगर अभी तक होता तो वो सीसीटीवी फुटेज उनको उपलब्ध करा दिया होता, कम से कम भवानीपुर का जहां ममता बनर्जी गई हुई थी। इसका मतलब वो छिपा रहा है, और छिपा रहा है तो फिर जब तक वो छिपा रहा है तो फिर उसी को हम गलत मानेंगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। और संदेह की बात तो कहीं भी नहीं है, जितने स्टेप बाय स्टेप जो कुछ किया गया है कि पहले आपने वोट डिलीट कर दिया, उसके बाद आपने लोगों को वोट डालने से रोका, उसके बाद कहाँ वोट कैसे वोट डाले जाने हैं, ये सारी चीज़ें बता रही है। फिर काउंटिंग के दौरान आप क्या कर रहे हैं कि वहां पर लोग रहने ना पाएं, उसको आप डिले कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार मार के। आज कई ऐसी तस्वीरें आज हमने देखी हैं, आज भी देखी हैं, कल भी देखी हैं, कि कई बूथों पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बीजेपी के लोग वहां मार मार के भगा रहे थे, हट जाओ, और बहुत ब्रूटल तरीके से उनको पीट पाट रहे थे जो एजेंट होते हैं मतगणना स्थलों पर। ऐसी स्थिति में ये फिर वही बात है कि ये सीए जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीएपीएफ है, आई किस लिए थी? यहां भी स्पष्ट हो गया कि आई इसलिए थी कि ये टीएमसी के लोगों को मारने पीटने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सहयोगी बन सके। इनका मुझे लगता है कि केवल यही मकसद था, और कह भी दिया था अमित शाह ने। अच्छा, उन्होंने जो कुछ कहा वो समझ में भी आया होगा लोगों के, बड़े नेता हैं, मैसेज चला गया कि उल्टा करके टांग के मारेंगे, क्या करेंगे। तो लोगों को वहाँ सीएपीएफ वालों को भी लग गया कि भाई अब तो ये एक पुरस्कार पाने की स्थिति है यहाँ पर, तो अपना जैसे कुछ करो, तो मत चूको चौहान, आप जितना कर सकते हो, जितनी वफादारी दिखा सकते हो दिखाओ। अच्छा, उनको क्या करना है? वहाँ पर उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो ऑर्डर रहेगा, उनको तो ऑर्डर का पालन करना है। वो कह देंगे कि बाएं साइड वालों को पीट के भगाओ, उनको पीट के भगाने लगेंगे, वो कहेंगे दाहिने साइड वालों को। पर ये जो चीज़ें ये दिखाई पड़ रही हैं, अब ये किधर को ले जा रही हैं? कल को मान लीजिए कि यही चुनाव जैसे अब केरल में हुआ, अब केरल में अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर जीती है तो क्या वो सीपीएम के लोगों को मार मार के भगाने लगेगी? लेकिन अगर यहां पर ये ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इसको फॉलो किया जाए। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और बहुत दिनों के बाद आएगी, वैसा ऐसे होगा। केरला में नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, पूरी बाकी जगह नहीं होगा, लेकिन वहां होगा, बाकी जगह होगा। असम में होगा, असम में आप देखिएगा कैसे, पहले भी हुआ है, त्रिपुरा में होगा, त्रिपुरा में अभी भी उनकी सरकार है, कैसे उन्होंने कम्युनिस्टों को मार मार के भगाया था, गांव के गांव जला दिए थे, वो यहां भी होगा।
बाकी जगह देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था कहीं पे, अब लोग पूछ रहे हैं ना आजकल गोदी मीडिया के अंदर कि साहब ये बताइए, बेईमानी अगर बंगाल में हुई तो केरला में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? तो जवाब मिला, कमल खिलने के लिए कीचड़ की जरूरत होती है जी, और अभी कीचड़ फैलाई नहीं जा पाई है। तमिलनाडु में इतनी फुर्सत नहीं थी, अभी तो सारी कीचड़ फैलाने में बंगाल में लगे हुए थे। अब बंगाल में कीचड़ फैल गई है, उत्तर प्रदेश में तो पहले ही फैल चुकी है, बिहार में तो पहले ही फैल चुकी है, मध्य प्रदेश में फैल चुकी है। इतनी कीचड़ हो गई है, लोगों को अपने रोजगार की जरूरत नहीं है जी। उन्हें पूरी सब्जी खिला दो और 100 रुपए दे दो, फिर जो चाहो करा लो। अच्छा, बेचारे बेरोजगार है, पूरी सब्जी और 100 रुपए में उनका काम चल जाता है। तो जहां कहो वो अपना कर देंगे, कहीं हमला कर दो, कहीं त्रिशूल दिखा के, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं अपने हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे लड़ना है भैया तो एक शक्ति से 145 करोड़ लोग पाकिस्तान से लड़ो, पीओके ले लो। 4 लाख, अगर ये 2.5 लाख लोग पाकिस्तान बॉर्डर में भेज दिए गए होते, पीओके हमने ले लिया होता अभी तक। लगा दीजिए आप। अच्छा, अब आप सोचिए, अभी तो केवल बंगाल में ये सब दंगा फसाद चल रहा है जी, भगवान न करे अगर दूसरे प्रदेशों में भी आंदोलन शुरू हो जाए, पता चला वहां पे स्टालिन शुरू कर दें, वहां उद्धव ठाकरे शुरू कर दें, यहाँ भगवंत मान शुरू कर दें, वहां पे अखिलेश और तेजस्वी कर दें, कितनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस है आपके पास? बिल्कुल। अरे यार, तो अपने देश के अंदर शांति बनाओ ना, प्यार मोहब्बत बनाओ, लोगों को हिंदू हो या मुसलमान हो, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? हाँ, देशवासी है ना, भारतवासी है ना। देश के भीतर ही आप 2 पक्षों को, 2 समुदायों को, और अब तो 2 राजनीतिक दलों को आप इस तरीके से क्यों लड़ा रहे हैं कि वो गृह युद्ध वाली स्थिति आए? और लड़ा रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन हो रहा है और किसी तरह की कोई अपील, कोशिश कि रुक जाए, मान जाए लोग, कहीं से होती दिखाई नहीं पड़ रही है। मजे की बात तो यह है कि बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, करेंगे तो हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। इसका मतलब वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं सब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना था कि ये इसमें तृणमूल कांग्रेस के ही लोग आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। तो खैर, हम और आप यहाँ बैठ कर कह सकते हैं, लेकिन वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको पता है कौन तृणमूल का है और कौन बीजेपी का है। और इस तरह की मार पूरे पश्चिम बंगाल में अगर हो रही होगी तो वो दुनिया के सामने आ जाएगी, छिपेगी नहीं। लेकिन यहाँ ये जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक दलों के भीतर इस तरीके की दुश्मनी, जबकि यही हम देखेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जब विधानसभा नई गठित हो जाएगी, वो नेता बैठेंगे तो आपस में आमने सामने किस तरीके से, कितने सौहार्द के साथ बैठेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को मरने और मारने के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसके लिए दोषी क्या दोनों ही तरफ के राजनीतिक दलों के लोग हैं, या फिर ये बीजेपी की अपनी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक तरीका है जो एडॉप्ट कर रही है, अपना रही है यहाँ के बाद वहाँ दूसरे राज्यों में भी आपने बताया ही कि कई जगह पर हो चुका है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, अगर आप वीडियो देखेंगे, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, जो मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, देखिए गुंडे किसी पार्टी के नहीं होते। गुंडों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पुलिस की मदद के बिना कोई आदमी गुंडा बन ही नहीं सकता जी। गुंडा तभी सरवाइव कर सकता है जब उसको पुलिस का प्रोटेक्शन हो। पुलिस चाहे ना, हिंदुस्तान की पुलिस इतनी तेज है, वो 1 घंटे के अंदर बड़े से बड़े गुंडे को निपटा सकती है। सबसे दुर्दांत गुंडे को 1 घंटे में निपटा सकती है। मोबाइल पे ट्रेस हो जाता है। वो थे ना अपने शुक्ला जी, ईस्टर्न यूपी वाले, क्या नाम था उनका, श्री प्रकाश शुक्ला, निपटा दिया था उनके। हाँ, तो किसी को भी निपटा सकते हैं ये। उनको कौन, दुबे जी थे जो कानपुर देहात वाले, उनको भी निपटा दिया था। देखिए, पुलिस के लिए कुछ मुश्किल नहीं है जी। और दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कौन है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है। अरे यार, मैं कब कह रहा हूँ टीएमसी का हो तो छोड़ दो, बीजेपी का है तो मार दो, जो भी कर रहा है जी। हाँ बिल्कुल, जो भी है अंदर करो यार। लेकिन वो अगर टीएमसी का है तो और तुम्हारे को सुविधा है, बिल्कुल ही अंदर कर दो। हो सकता है टीएमसी वाले भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हो शाम तक, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन यार, जो भी भाई, देश देखो, हमें अमन शांति की कामना किससे है? पुलिस से है ना जी। पुलिस से जाके कहेंगे हमारे अधिकार, हमारे सुरक्षा करो और हमें बचाओ, 112 में तो फोन करेंगे। वो आए कहे नहीं, पीट रहे हैं साहब, पीट लेने दो, क्या अंतर पड़ रहा है, हम तो खड़े यहाँ, पीटते रहो। ये तो नहीं होता ना कानून व्यवस्था में, संविधान के अनुसार तो ये अनुमन्य नहीं है। तो ये एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टीज को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने ज्यादा इधर उधर किया तो यही हाल होगा जो बंगाल के अंदर टीएमसी वालों का। इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, और ये भगवंत मान को भी समझ लेना चाहिए। अगली बार इलेक्शन हार जाएंगे, फिर इसके बाद मुकदमे भी दर्ज होंगे और जेल भी जाएंगे। अखिलेश यादव पे मुकदमे दर्ज होंगे, जेल जाएंगे। अगर इनको इन सब चीजों से बचना है, एक लास्ट अपील कर रहा हूं इन लोगों से, ये एसी रूम छोड़ो, ये बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करना छोड़ो,
गांधीवादी तरीके से सब लोग एकजुट होकर सड़क पे उतरो। अगर जनता तुम्हारे साथ नहीं आती, इसका माने तुम्हारे साथ सपोर्ट नहीं है और तुम्हें राजनीति से संन्यास लो और जाके किसी वहां केदारनाथ की गुफा में कहीं बैठ के रुद्राक्ष की माला लेके और माथे पे टिकट विकेट लगा के वहां पूजा पाठ करो। और अगर राजनीति जनता तुम्हारे साथ आती है तो लड़ाई लड़ो और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करो। दो ही विकल्प है, तीसरा विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। अब बहुत दिन तुम्हारे समर्थकों का साहस धैर्य टूट चुका है। अब लोग तुम्ही को दौड़ा लेंगे अगर तुमने सड़क पे निकल के गांधीवादी असहयोग आंदोलन, या तो कहो कि बेईमानी नहीं हुई। अगर तुम कहते हो बेईमानी नहीं हुई तो हमें क्या परेशानी, हम भी मान लेंगे बेईमानी नहीं हुई। हम कौन सा कलकत्ता जाके पोलिंग बूथ पे बैठे हैं, काउंटिंग सेंटर बैठे हैं। जो तुम कह रहे हो बेईमानी अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। अगर अभिषेक बनर्जी की बात मान लेते हैं, अभिषेक बनर्जी अगर गलत बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दो। अगर सही कह रहे हैं तो अधिकारियों को जेल में डाल दो, अभिषेक बनर्जी की बात को मान लो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो जनता को चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल। और आप जो बात कह रहे हैं वही अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जगहों के उन्होंने उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिखाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में और हरियाणा के दिए थे। वो तो वही बात है। अब कल जा रहे हैं अखिलेश यादव कोलकाता ममता बनर्जी से मिलने, लेकिन मिलना जुलना ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। बड़ी बिल्कुल स्पष्ट बात है जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो उस धांधली के खिलाफ आप सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़िए, जो आपको लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है संविधान में। अदरवाइज कोई चारा नहीं है। एक एक के बाद एक एक स्टेट इसी तरीके से आप हारते जाएंगे। हारने के बाद आप फिर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे और आरोप लगाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद आगे कुछ करें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल सही बात है कि कम से कम आरोप लगाना बंद करें। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग भी देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन हिंसा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हो रही है बहुत ही निंदनीय है, और ये पूरी दुनिया में देश की एक जो छवि प्रस्तुत कर रही है, जो एक परसेप्शन भारत के बारे में बन रहा है, वो बहुत ही गलत बन रहा है। ऐसा वहाँ के लोगों को भी हिंसा करने वाले और इस हिंसा के पीछे जो खड़े हैं बड़े चेहरे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम दुनिया में अपने देश की कौन सी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और बातचीत की। अब पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता है, 9 तारीख को वहाँ पर नई सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री तय नहीं है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से वहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, और ये सब करने वाले बीजेपी के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस खामोश दिखाई पड़ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।